अच्छा जी, आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंटिंग 3 में। Instead of projecting flows into the future, discounting asks what must you receive now to be equivalent to that future amount। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट वैल्यू लफ्ज का मतलब ही क्या है कि जो मैंने फ्यूचर में कमाना है वो आज के कितने पैसों के इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज जा रहा हूँ, टुडे जा रहा हूँ, आज मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने फ्यूचर में कमाना है, क्या वो जो $1300 कमाना है, क्या वो आज के $1200 के इक्वल है? क्योंकि मैं आज टुडे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ $1000 की। तो अगर वो $1200 के इक्वल है जो मैंने फ्यूचर में $1300 कमाने हैं, फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट होगा $200 का, और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं $200 कमा सकूं। How much would you need to receive now, P the present value, to be equivalent to receiving $1000 in 1 year if the interest rate are 10%? अब एक बात तो ये समझें कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब ये नहीं हो रहा कि हमने 1000 में इंटरेस्ट रेट को ऐड करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये जो $1000 मैंने इन्वेस्ट करने हैं टुडे, वो या $1000 जो मैंने रिसीव करने हैं 1 साल के बाद, इन 1 ईयर टाइम का मतलब है 1 साल के बाद, इन 2 ईयर टाइम का मतलब है 2 साल के बाद, इन 3 ईयर्स टाइम का मतलब है 3 साल के बाद, इन 4 ईयर्स टाइम का मतलब है 4 साल के बाद। तो वो पैसा जो मैंने रिसीव करना है, उस पैसे को अगर मैं आज की टर्म्स में देखना चाहूँ तो वो कितनी वैल्यू के बराबर बनेगा। अब इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है जो कि आपको एग्जाम में भी दिया होगा। फार्मूला है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसके मुख्तलिफ नाम है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। इसी को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, इसी को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, इसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और इसी को हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो आपने इन नामों से कंफ्यूज नहीं हो जाना, डिफरेंट तरह के नाम है, लेकिन इनका अल्टीमेट मीनिंग जो है वो एक ही है कि ये हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है हमारा, जिसको हम यूज करके प्रेजेंट वैल्यू कमाना चाहते हैं। तो हमारे कैश फ्लो है $1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, तो हमारे पास $909 आ गए। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल जो है वो एग्जाम किट में भी गिवन है और एग्जाम में भी गिवन होगा। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल से जाके देखूं तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 0.909 है। तो 1000 इंटू 0.909 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए $909 बनेगा। जिसका मतलब क्या है कि ये जो मैं आज कह रहा हूँ ना, आज टुडे, कि 1 साल के बाद मुझे $1000 मिलने हैं, ये मेरे आज के $909 के बराबर हैं। If 909.09 is received now and invested at 10%, it will become 1000 in the 1 year time। वो कह रहा है ऑल्टरनेटिवली अगर आप ये सही साबित करना चाहते हैं कि जो आपने साल के बाद $1000 कमाने हैं वो आज के 909.09 के बराबर हैं, तो आप इनको द इन्वेस्ट करके देख लें और इनके ऊपर आप 10% का इंटरेस्ट ऐड करके देख लें कि क्या ये 1000 या इसके करीब अमाउंट बन जाती है या नहीं। तो हम अभी कैलकुलेट करके देख लेंगे जी कि क्या बनेगी अमाउंट। तो ये अमाउंट तकरीबन पूरे 1000 ही बनेगी, मैंने यहाँ पर 0.09 नहीं लगाया, तो तकरीबन $1000 ही बन रहा है। तो आज अगर कोई $902 बैंक में जाके रखवा देगा 10% रेट ऑफ रिटर्न पे,
तो उसे साल के बाद $1000 मिलेगा। तो वो जो साल के बाद $1000 है वो आज के दरअसल कितने पैसों के इक्वल है? आज के $909 के इक्वल है। इसके बाद आता है जी क्वेश्चंस टू कंसिडर। What is the present value of the following cash flows? 10,000 received in 3 years if the interest rate are 4%। 3 साल के बाद अगर आपको $10,000 मिले और आपका इंटरेस्ट रेट 4% है, $10,000 आपको मिले 10 साल के बाद, आपका इंटरेस्ट रेट 4% है। और अगर आपको $10,000 मिले 3 साल के बाद और आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो हम अपना फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा कि कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल हो तो एक रेस टू पावर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 लिखना या ना लिखने का मतलब है 1 है। लेकिन अब यहाँ पर 3 सालों की बात हुई है तो रेस टू पावर 3 होगा। तो हम क्या कहेंगे कि $10,000 डिवाइडेड बाय 1.04 रेस टू पावर 3, 1.1248, 10,000 डिवाइडेड बाय आंसर अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 8,890। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो $10,000 मैंने 3 साल के बाद कमाने हैं, ये जो 10,000 डॉलर 3 साल के बाद मैंने कमाने हैं, ये आज के कितने पैसों के इक्वल हैं? ये आज के $8,890 के इक्वल हैं। इसी तरह से मैं कहता हूं कि मैंने $10,000 कमाने हैं, मिलेंगे मुझे 10 साल के बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो मैं क्या करूंगा? 1.04 रेस टू पावर 10, पहले तो मैं अपने डिनोमिनेटर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 10,000 से जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसकी क्या वैल्यू बनती है। 0.4802, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.4802, तो हमारे पास आंसर आता है $6,756। तो हम $10,000 जो कि 10 साल बाद रिसीव करेंगे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो आज के $6,756 के बराबर हैं। इसी तरह तीसरी सिचुएशन में उसने हमें कहा है कि 3 साल हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि आपने क्या करना है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 3, क्योंकि अब आपके पास 3 साल हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? 10,000 डिवाइडेड बाय 1.331, 7513। तो ये आपके पास आ गई है जी प्रेजेंट वैल्यूज। ये फार्मूला जो मैंने पहले लिखा था वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड, जिसको हम कैश फ्लो कहते हैं, इनटू 1 डिवाइडेड बाय आर। आर का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये डिस्काउंट रेट भी होता है, ये वैट भी होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है, ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। जो भी नाम एग्जामिनर इसको देगा आपके सवाल में, एनपीवी के सवाल में, तो आपने समझ जाना है कि ये आर का मतलब क्या है, और इस पे मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगर हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी हमने ऊपर पिछली स्लाइड में यूज कर लिया था फार्मूला कि कैश फ्लो इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर एन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं, इसी एग्जांपल को दोबारा यूज कर लेते हैं कि अगर मैं आज $8,890 इन्वेस्ट कर दूं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 सालों के लिए। अब फर्क क्या है?
पहले मैंने 10,000 को डिवाइड किया था, अब मैं 8,890 को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि 1.04 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 8890, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली 10,000 आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ डिवाइड हुई है 1.1248, इसको आप 8,890 से वापस मल्टीप्लाई कर लें तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1.4802 को आप मल्टीप्लाई कर दें 6,756 से तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह आप 1.331 को मल्टीप्लाई कर दें 7,513 से तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आते हैं जी, ये प्रेजेंट वैल्यूज आ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं जो आंसर्स मैंने कैलकुलेट किए हैं पिछली स्लाइड्स में, वो सारे ये आंसर्स आ गए हैं। और ऑल्टरनेटिवली भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आप कैसे कमाएंगे। इसके बाद आता है जी हमारे पास डिस्काउंट टेबल। क्योंकि हमें ये प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं ये खुद से हमें कैलकुलेट करके दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल जो गिवन है, जैसे ये 10% है, तो अब इसका फार्मूला क्या है, प्रेजेंट इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये 0.909 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, 0.826 फैक्टर है, 0.71 फैक्टर है, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, और ये आपको ईयर दे दिया है, पीरियड का यहाँ पे मतलब है ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फार्मूला है इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/1 प्लस आर। अब आर के डिफरेंट नाम मैंने आपको बता दिए, रेस टू पावर एन। यहाँ पर रेस टू पावर एन पहले साल के लिए 1 होगा, अदरवाइज एन होगा। तो अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि क्या चौथे साल का ये आंसर आता है या नहीं, तो हम कहेंगे 1/1 रेस टू पावर 4। तो 1.1 रेस टू पावर 4, 1/, तो आंसर आपके पास क्या आया, 0.683 आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमें एग्जाम में गिवन होगा। हमें ऑल्टरनेटिवली ये फार्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू टेबल के ऊपर एग्जामिनर हमें खुद से लिख के भी प्रोवाइड कर देता होता है। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का छोटा सा फार्मूला आप याद कर लें तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज ये कि ये आपको वैल्यूज गिवन है। और आइडियली आप जो प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू फैक्टर गिवन है उन्हीं को यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आता है जी एन्यूटीज। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू की, अब आ गया एन्यूटी। अब प्रेजेंट वैल्यू में और एन्यूटी में क्या फर्क होगा? प्रेजेंट वैल्यू में और एन्यूटी में फर्क ये होता है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू में पैसे इन्वेस्ट किए, वो कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं था। कांस्टेंट ना होने का मतलब क्या हुआ कि पहले साल में $10,000 आपको मिले, दूसरे साल में $12,000 मिले, तीसरे साल में आपको $15,000 मिले, चौथे साल में आपको $20,000 मिले। कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज करेंगे, ये जो आपको मैंने ऊपर बताया कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं। मगर एन्युटी में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एन्युटी में हमारे पास 4 साल हैं, ईयर 1 से लेकर 4 तक। और ईयर 1 से लेकर 4 तक इन 4 सालों में हमने क्या किया, हमारे पास कांस्टेंट कैश फ्लो से $15,000 के। अब $15,000 हमें हर साल मिलना है। अब जब हर साल कांस्टेंट अमाउंट मिल रही है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी तरह ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 लिख के हर साल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। मगर मुझे ज़रूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि मैं एन्युटी फैक्टर यूज कर लूंगा और एक ही मरतबा $15,000 को मल्टीप्लाई करूंगा एन्युटी फैक्टर से। अब ये एन्युटी फैक्टर जो है ये आता कहाँ से? एक तो एन्युटी फैक्टर का टेबल हमें, जैसे ये मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमें गिवन होगा
इसी तरह से ये एन्युटी फैक्टर का टेबल भी हमें एग्जाम में गिवन होगा। तो हमने वहां पे जाके फर्ज करें 10% पे 4 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर हम वहां पे जाके बहुत आसानी से पिक कर लेंगे। अदरवाइज मैं आपको ये समझा दूं कि ये 4 सालों का जो एन्युटी फैक्टर है वो आएगा कहाँ से। 4 सालों का जो एन्युटी फैक्टर है वो आगे हमें टेबल में दिया होगा, ये हम फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इन 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू को जमा करके ही आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब एन्युटी आ गई तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 4 सालों को अलग अलग सॉल्व करें, बल्कि आप एक ही एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं। और वो एन्युटी फैक्टर कहाँ से आ रहा है? अगर 4 साल की बात हो रही है, 10% की बात हो रही है, तो आप इसको यहाँ से प्लस कर सकते हैं और आपके पास क्या आ गया? 4 सालों का एन्युटी फैक्टर आ गया। अब अगर फर्ज करें हम बात करते हैं 2% की, 3 सालों की, तो इन 3 सालों के सम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अलग से एन्युटी फैक्टर खुद से एग्जाम में एन्युटी टेबल प्रोवाइड किया हुआ होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अगर मुझे $15,000 की एन्युटी वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.169 से। ये जो अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट की थी वैल्यू, तो 15,000 को 3.169 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया आंसर? हमारे पास आंसर आ जाता है 47,535। अब अगर मैं ये इसको अलग अलग भी करना चाहूँ, पहले साल को मल्टीप्लाई करूँ 0.909 से 10% पर, फिर 15,000 को मल्टीप्लाई करूँ 0.826 से, फिर तीसरे साल के 15,000 को मल्टीप्लाई करूँ 0.751 से, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स मुझे दिए हुए हैं, और फिर हम चौथे साल को मल्टीप्लाई करें 15,000 को 0.683 से, इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो तकरीबन आंसर यही आएगा। लेकिन हमें इतना टाइम अपना ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास कांस्टेंट कैश फ्लो है तो हम एन्युटी फैक्टर को यूज़ करें और हम अपनी एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करें। दे आर कॉमन इन डीसीएफ क्वेश्चंस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्वेश्चन में आते रहते हैं। जैसे वो कांस्टेंट रेंट कह देता है, लीजिंग के केस में कह देगा कि हमने गाड़ी लीज कराई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कोई कैपिटल इक्विपमेंट या कोई मशीनरी लीज कराई है तो उसका कांस्टेंट रेंट है। हमने 10 सालों तक एक ही सेल प्राइस पर बेचना है। लेकिन इसमें सिर्फ सेल प्राइस कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि इन्फ्लेशन भी कोई नहीं है। फर्ज करें हम ये कहते हैं कि मैंने यूनिट सेल करने हैं, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। $10 का एक यूनिट सेल करना है, 10,000 यूनिट हर साल सेल करने हैं, $1,00,000 की मैंने सेल्स करनी है। कब से कब तक? ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एन्युटी हो जाएगा। It is important to use annuity tables whenever possible, as they are greatly speed up your calculations, which is very important in the exam. It is important to use annuity table। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, तो आपने अपने टाइम को बचाना है और अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। $2,000 per year will be received for year 1 till 3. What is the present value of the receipt if the discount rate is 8%? Year 1 till 3, $2,000 पर ईयर। अब year 1 till 3, इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ कांस्टेंट मिल रहे हैं। कितने सालों तक? 3 सालों तक। मैंने आपसे कहा कि एक तरीका ये है कि 8% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से अलग अलग मल्टीप्लाई करो और फिर उन सबको ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि 2,000 को मल्टीप्लाई करो 8% के एन्युटी फैक्टर से और डीसीएफ कैलकुलेट कर लो। तो ज़्यादा बेहतर तरीका शॉर्ट वे है, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। एन्युटी टेबल note, these gives the sum of individual discount rate factor from time 1 onward। जैसे मैंने आपको 10% में कहा था कि 0.909 है,
0.826 है, 0.751 है, 0.683 है। तो 4 सालों को ऐड किया था तो हमारे पास 3.169 आया था। आप वैसे भी अगर 10% पे जाके 4 सालों को एन्युटी फैक्टर को देखेंगे तो वो आपको 3.169 ही मिलेगा। Annuity factor are sometimes referred to as cumulative discount rate. तो 3.169 क्या है? Cumulative discount factors है। If the cash flow are not a perfect annuity, cash flow जो है वो perfect annuity नहीं है। क्या मतलब हुआ कि अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो आप एन्युटी यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कांस्टेंट है या जितने सालों तक कांस्टेंट है वहां पर आप यूज कर सकते हैं। आगे वो कहता है जी एन्युटी फैक्टर्स दैट आर ऑन द टेबल्स वेरी ओकेजनली यू माइट हैव टू डील विद अ डिस्काउंट रेट दैट इज not on the discount tables, for example 10.5% or for a period of 15 years. There is a formula at the top of the annuity tables. Present value of annuity is equal to 1 is equal to 1 minus 1 plus r raised to power minus n divided by r। एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है जो कि आपको एग्जाम में एन्युटी टेबल के ऊपर ही गिवन होता है। और वो कह रहा है कि दूसरा तरीका क्या है कि 1/r इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + r रेस टू पावर 1। दूसरा तरीका ये है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम अब सबसे पहले एग्जाम में या प्रैक्टिस करते वक्त अपनी एग्जाम किट में एन्युटी फैक्टर पे जाएंगे और एन्युटी टेबल में जाके वहां से एन्युटी फैक्टर पिक कर लेंगे। ये फार्मूला आप याद जरूर कर लें, तो अदरवाइज एग्जाम में भी आपको एन्युटी टेबल गिवन होगा और उसके ऊपर ये फार्मूला आपको एग्जामिनर खुद से दे देगा। आगे हमारे पास अगली बात आती है जी, कंसिडर टू क्वेश्चन एन्युटीज। $2000 पर ईयर will be received for year 1 to 3. What is the present value of the receipts at a discount rate of 8%? तो जैसे हमने इसको पहले सॉल्व किया था, हमने कहा कि ये जो तीनों का सम है, जो ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए इन सब का टोटल 2.577 है। 2 सालों की वर्किंग करके उसने दे दी हमें, तो हम तीसरे साल की वर्किंग कर लेते हैं जिसमें हमने 2000 को मल्टीप्लाई करना है 0.794 से, और हम कहते हैं $1588 जो है वो हमारे पास आ जाएंगे तीसरे साल में एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $2000। इन सब को हमने ऐड किया तो हमारा टोटल है 5154। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हम 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.577 से, तो भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 5154 ही आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने अपना एन्युटी टेबल यूज कर लेना है। अब उसने कहा कि यूजिंग एन्युटीज कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लोज। ये हमारे पास कैश फ्लोज आ गए हैं। $2000 हमने 10 साल रिसीव करने हैं। पहला कैश फ्लो राइज होगा एट टाइम टू, दूसरे साल में जाके डिस्काउंट रेट 10% है। कैश फ्लो 6 साल के हैं, फर्स्ट राइज होगा चौथे साल में जाके और डिस्काउंट रेट 4% है। फिर 4000 है 6 साल के लिए, पहला टाइम्स 1 to 3 देन 6 to 8। पहले हमें मिलेगा पहले साल से लेकर तीसरे साल तक 3 इयर्स, और फिर 6 to 8 वो भी 3 इयर्स ही मिलेगा, लेकिन दरमियान में गैप आ जाएगा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ईयर, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ ईयर का। और डिस्काउंट रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर 12% का दिया हुआ है। अब हम एक एक करके इसके आंसर देखेंगे। $2000 received for 10 years with the flow of first flow occurring at time to discount rate is 10%. A normal 10-year annuity is received in year 1 to 10. This one is received in years 2 till 11, which is like 1 to 11 but omitting year 1। फ्लो टाइमिंग्स टाइम 1 till 11। क्यों जी 1 till 11 क्यों?
क्योंकि वो कह रहा है कि आपका फर्स्ट कैश फ्लो विल अराइज एट द टाइम टू का मतलब क्या हुआ कि ये अराइज होगा दूसरे साल में। और टोटल कितने अराइज होने हैं, टोटल अराइज होने हैं 10। तो फिर दूसरे साल से अगर आप बात शुरू करेंगे तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, टेंथ ईयर एंड 11th ईयर। तो आपके पास दूसरे साल से जब शुरू होंगे तो सेकंड से लेके आप चलते जाएं तो फिर आपके पास 10 साल जो है वो 11 में जाके पूरे होंगे। तो टाइम 1 till 11, अब यहाँ पे वो बताना या समझाना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि 10 ईयर की एन्युटी है, लेकिन पहली पेमेंट शुरू कब होनी है, शुरू होनी है दूसरे साल से। बट अगर मैं एन्युटी टेबल में जाता हूँ तो एन्युटी टेबल में मुझे एन्युटी फैक्टर मिलेंगे ईयर 1 से लेके 11 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने 10% डिस्काउंट रेट पर 11वें साल का एन्युटी फैक्टर पिक कर लिया। जब मैं 11वें साल का पिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने 11th पिक की है, लेकिन मेरे पास टोटल पेमेंट हुई है सिर्फ 10। तो मुझे क्या करना है, जितनी पेमेंट लेट शुरू हुई है वो माइनस कर देना है। पेमेंट चूंकि दूसरे साल से शुरू हुई है, सिर्फ 1 साल का गैप आया है, 1 साल लेट हुए हैं, तो इसलिए 1 साल जो है वो माइनस हो जाएगा और मेरा एन्युटी फैक्टर आएगा दूसरे साल से लेके 11वें साल तक का। तो मैंने क्या किया, पहले 11वें साल का जो मेरा आखिरी साल बनता था, कैसे आखिरी साल बनता था कि दूसरे साल से पेमेंट शुरू हो रही है और 10 पेमेंट्स हैं तो पेमेंट जाके मुकम्मल होनी है 11वें साल में। लेकिन मेरा टेबल शुरू हो रहा है 1 से लेकर, क्योंकि मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि जी अगले साल से मुझे, दूसरे साल से मुझे $2000 मिलेंगे। तो 11 साल जो आखिरी साल था उसका एन्युटी फैक्टर लिया, उसमें से जितनी लेट होनी है उस लेट को माइनस करके बाकी मेरे पास एन्युटी फैक्टर आ गया बाकी के 10 सालों का। उसे 2000 से मल्टीप्लाई किया तो आप कह सकते हैं कि आपके पास $11,172 जो हैं वो मिलेंगे। शुरू कब होंगे, दूसरे साल के शुरू में शुरू होगी ये अमाउंट और आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। इसका इसके बाद जी हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें वो कहते हैं कि $3000 आपको मिलने हैं, रिसीव्ड फॉर 6 ईयर्स। फर्स्ट पेमेंट विल स्टार्ट एट ईयर 4, डिस्काउंट रेट इज 4%। रिसीव फॉर 6 ईयर, पहली पेमेंट जो है वो ईयर 4 से शुरू होगी। तो इसका मतलब ईयर 1 से लेकर 3 तक कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा एन्युटी टेबल जैसे मैंने पहले कहा कि पहले साल से शुरू होगा, वो चौथे साल से शुरू नहीं होगा। फिर मेरी 6 पेमेंट्स हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9th ईयर में जाके मेरी 6 पेमेंट्स या 6 रिसिप्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। पेमेंट्स हों या रिसिप्ट्स हों, मतलब ये कि जो टोटल कैश फ्लो है वो 6 सालों में डिवाइड हुआ हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि कहानी शुरू तो पहले साल से ही होती है, क्योंकि एन्युटी फैक्टर शुरू पहले साल से होता है, और जिस साल में मुझे आखिरी कैश फ्लो रिसीव होना है वो 9th ईयर है। तो मैंने जाके टेबल में देखना है कि 9th ईयर का क्या एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है 6% के डिस्काउंट रेट पर। तो 6% के डिस्काउंट रेट पे 6.802 का एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है। लेकिन इस एन्युटी फैक्टर से तो तब अमाउंट मल्टीप्लाई हो जब मुझे 9 पेमेंट्स मिल रही हो। मुझे तो 9 पेमेंट्स मिल ही नहीं रही, मुझे तो 6 पेमेंट मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली 3 पेमेंट अपने पास से माइनस कर दूंगा क्योंकि वो मुझे मिलनी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 3 सालों का एन्युटी फैक्टर अपने पास से निकाल दिया और सिर्फ वो एन्युटी फैक्टर अपने पास रखा है जिस सालों में मुझे पैसे रिसीव होने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 4 till 9। तो फिर हम क्या करेंगे, 3000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमने कहा कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो $12,387 आएगी। इसी तरह से हमारी अगली मिसाल थी जी,
$4 इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ गई कि जो 6 years हैं, लेकिन पहली पेमेंट कब से शुरू हो रही है, 1 से लेकर 3 तक। आखिरी कब मिल रही है, आखिरी मिल रही है 6 और 8 में। तो इसका मतलब शुरू 1 से हो रहा है और एंड 8 पर हो रहा है। मुझे एन्युटी फैक्टर चाहिए आखिरी साल का हमेशा, क्योंकि शुरू 1 से होगा। तो मैंने क्या किया, 12% पर एन्युटी फैक्टर तो 8वें साल का ही लिया। लेकिन ये ईयर 4 और 5 में मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, तो इसलिए ईयर 4 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अब ईयर 4 और 5 का यहाँ पर मैं एन्युटी फैक्टर यूज नहीं कर सकता। ईयर 5 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये दोनों मैंने माइनस किए, तो फिर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया कि जिसमें पहले 3 सालों का भी एन्युटी है और 6 से 8 का भी है, क्योंकि मैंने पूरा 8 का एन्युटी फैक्टर लेकर उसमें से जिन सालों में मुझे पैसे नहीं मिलने, उन सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स माइनस किए, तो मेरे पास एन्युटी वैल्यू आ गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि these payments are received in year 1 till 3, then 6 till 8, which is like 1 to 8, but omitting year 4 and 5. So मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, $4,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा $15,060 से, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई मेरी एन्युटी वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग एन्युटी मेथड।